चलिए, आज भारत के एक बहुत ही गहरे और सच कहूं तो एक मुश्किल मुद्दे पर बात करते हैं, लापता महिलाएं। हम उन आंकड़ों और सामाजिक वजहों को टटोलेंगे जिन्होंने देश के डेमोग्राफिक बैलेंस को हिला कर रख दिया है। ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। प्यू रिसर्च सेंटर की एक स्टडी बताती है कि 2000 से 2019 के बीच भारत में करीब-करीब 90 लाख कन्या भ्रूण हत्याएं हुई। 90 लाख! ये कोई छोटा-मोटा नंबर नहीं है। अच्छा, एक बात साफ कर देते हैं। जब हम यहाँ कन्या भ्रूण हत्या की बात कर रहे हैं तो हमारा मतलब उस प्रैक्टिस से है जहाँ गैर कानूनी तरीके से सिर्फ इसलिए अबॉर्शन कराया जाता है क्योंकि गर्भ में लड़की है। तो सवाल ये है कि ये जो डेमोग्राफिक इम्बैलेंस है, ये कितना बड़ा है और वक्त के साथ इसमें क्या बदलाव आया है? चलिए देखते हैं। अब जरा इन आंकड़ों पर नजर डालिए। ये भारत की जनगणना के आंकड़े हैं और ये जो कहानी बता रहे हैं वो थोड़ी चिंताजनक है। देखिए, पिछले 50 सालों में बाल लिंगानुपात मतलब 0 से 6 साल की उम्र में लगातार बिगड़ता गया है। 1961 में जहां 100 लड़कियों पर करीब 102 लड़के थे, वहीं 2011 तक ये आंकड़ा बढ़कर लगभग 109 तक पहुंच गया। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये नंबर इतना जरूरी क्यों है, देखिए, कुदरती तौर पर हर 100 लड़कियों पर 103 से 107 लड़के पैदा होते हैं। अगर ये आंकड़ा 107 के पार जाता है तो ये साफ इशारा है कि लिंग के आधार पर गर्भपात हो रहा है। और जैसा हमने देखा, भारत का आंकड़ा इस नेचुरल लिमिट को पार कर चुका है। तो सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है? इस बेटे की चाह के पीछे आखिर क्या सामाजिक और आर्थिक वजह हैं? इसकी जड़ें काफी गहरी हैं और इसमें कई कल्चरल और इकोनॉमिक फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। जैसे कि दहेज प्रथा, जहां बेटियों को एक तरह की फाइनेंशियल लाइबिलिटी माना जाता है। फिर है बुढ़ापे का सहारा, जहां पारंपरिक तौर पर यह उम्मीद की जाती है कि बेटा ही माता पिता की देखभाल करेगा। और हाँ, सांस्कृतिक तौर पर भी बेटे को ही वंश का नाम आगे बढ़ाने वाला और कुछ धार्मिक क्रियाकर्म करने वाला माना जाता है। ये जो बात है ना, ये उस कड़वी आर्थिक सच्चाई को सामने लाती है जिसका सामना कई परिवार करते हैं। उनकी सोच ये बन जाती है कि भविष्य में दहेज के लिए 50,000 रुपए खर्च करने से तो अच्छा है कि अभी 500 रुपए में गर्भपात करा लिया जाए। ये सोच ही इस पूरी समस्या की जड़ है। और फिर 1990 के दशक में आई सस्ती अल्ट्रासाउंड तकनीक। इसने एक तरह से आग में घी का काम किया। जो सोच पहले से समाज में थी, इस तकनीक ने उसे हकीकत में बदलना आसान बना दिया। तो अब ये तो समझ आ गया कि समस्या क्या है और क्यों है, लेकिन इसका समाज पर असर क्या होता है? चलिए इसके नतीजों पर एक नज़र डालते हैं। जब लिंगानुपात इतना बिगड़ जाता है तो इसका सीधा असर पड़ता है मैरिज मार्केट पर। मतलब जब समाज में लड़कियां कम होंगी तो लड़कों के लिए शादी करना मुश्किल हो जाएगा। इसे मैरिज स्क्वीज कहते हैं। इसका नतीजा क्या होता है? पुरुष या तो कुंवारे रह जाते हैं या फिर दूसरे इलाकों से दुल्हन खरीदी जाती हैं। इससे मानव तस्करी और पारो जैसी प्रथाओं को बढ़ावा मिलता है, जिसमें महिलाओं का शोषण होता है। और ये असर सिर्फ शादी तक ही सीमित नहीं रहता, इसके और भी भयानक परिणाम होते हैं। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन हिंसा बढ़ती है, बाल विवाह के मामले बढ़ते हैं और राज्यों के बीच लड़कियों की तस्करी एक बड़ा मुद्दा बन जाती है। कुछ जगहों पर तो एक ही पत्नी को कई भाइयों के साथ साझा करने जैसी प्रथाएं भी देखने को मिलती हैं। जाहिर है, इस समस्या से निपटने के लिए भारत में कई कदम उठाए गए हैं, कई कानून बने हैं और अभियान भी चलाए गए हैं। इसमें सबसे अहम कानून है PCPNDT एक्ट, जो 1994 में आया था। ये कानून जन्म से पहले बच्चे का लिंग पता करने पर पूरी तरह से रोक लगाता है। लेकिन सच तो ये है कि इसे जमीन पर लागू करना आज भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। कानून के अलावा सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे बड़े अभियान भी चलाए हैं। इसके तहत कई तरह की फाइनेंशियल स्कीम्स भी हैं, जैसे कंडीशनल कैश ट्रांसफर्स, ताकि लड़कियों की पढ़ाई और सेहत में मदद मिल सके और परिवारों की सोच में बदलाव आए। तो इतने सब कानूनों और अभियानों के बाद क्या कुछ बदल रहा है? भविष्य को लेकर आंकड़े क्या कहते हैं? ये जो UN के प्रोजेक्शंस हैं, ये एक उम्मीद की किरण दिखाते हैं। देखिए, भारत में लिंग अनुपात 2004 में सबसे खराब था। उसके बाद से ये धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे बेहतर हो रहा है और अनुमान ये है कि ये सुधार आगे भी जारी रहेगा, भले ही इसमें दशकों लग जाएं। इतना ही नहीं, जन्म के समय का लिंगानुपात भी बेहतर हो रहा है।
2010 में ये अपने पीक पर था, जब 100 लड़कियों पर करीब 110 लड़के पैदा हो रहे थे। अब ये आंकड़ा कम हुआ है। हाँ, ये अब भी नेचुरल रेट से ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन सही है। तो आंकड़े तो एक धीमी वापसी का इशारा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ कानून और सरकारी योजनाएं ही उन गहरी सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ों को बदल सकती हैं, जहां से ये समस्या पैदा होती है? ये एक ऐसा सवाल है जो इस मुद्दे की पूरी कॉम्प्लेक्सिटी को हमारे सामने रख देता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।